डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ईसीसीई की क्लास में आपका स्वागत है। अपने मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा से व्यवहार में परिवर्तन होता है, और शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान में जब अपने बालक के बारे में अध्ययन करते हैं तो वही बाल मनोविज्ञान है। बालक के विकास से संबंधित, शिक्षा से संबंधित ये सब कुछ बाल मनोविज्ञान का विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपको मैडम पढ़ा रही है, वी समर्थी से संबंधित। शिक्षा मनोविज्ञान आपकी बुक्स में पेज नंबर 116 से शुरू है और बाल मनोविज्ञान आपके पेज नंबर 1 से शुरू है। अब पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में। बाल मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी। बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब 2 नंबर क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ये अपने जैसे जैसे आगे आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन सरल हो जाएगा। तो इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी तक आप वैज्ञानिकों के नाम, मनोवैज्ञानिकों के नाम भी नहीं जानते। इसको अपने बाद में करेंगे। अब अपने 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधि कौन सी है, वर्णन कीजिए। बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों के बारे में बताना है, पढ़ना है अपने को। तो बच्चे से संबंधित जो अध्ययन है, मानसिक अध्ययन है या शारीरिक अध्ययन के बारे में बच्चे से संबंधित जो करती हैं, वो उनके लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक विधियाँ दी हैं, उनका अध्ययन अपने यहाँ पे करते हैं। 1 नंबर है मनोभौतिकी विधि। बच्चे के मन और शरीर से शरीर का अध्ययन जिस विधि से किया जाए, चाहे वो कौन सी ही विधि हो, वो मनोभौतिक विधि के अंतर्गत आएगी। मन और से शरीर से संबंधित। और मन किसको कहेंगे? मन को मापने का, शरीर को तो अपने बाहर से नाप सकते हैं, कितना वृद्धि किया उसने, बच्चे के हाथ में कितनी वृद्धि हुई है, शरीर में कितनी वृद्धि हुई है, लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, वजन में कितनी वृद्धि हुई है, तो शारीरिक मापन हो गया। और मन से संबंधित बिन्ने ने बुद्धि लब्धि, उसकी बुद्धि से संबंधित उसने क्या प्रोग्रेस की है, उसको मापने के लिए बिन्ने ने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। इससे उसके मानसिक विकास का पता चलता है। 2 नंबर पे है चिकित्सात्मक विधि। इसमें बच्चे का अध्ययन चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। बच्चा कम प्रोग्रेस कर रहा है, वो उसके बारे में चिकित्सकों विधि का उपयोग करेंगे। बच्चे यदि अपराधी हैं तो उसका अध्ययन भी इसमें करेंगे। और 3 नंबर पे अपनी विधि है नियंत्रित निरीक्षण विधि। नियंत्रित निरीक्षण विधि, इसमें अपने नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल में, अपने एक ही क्षेत्र के बच्चे का अध्ययन करेंगे। जैसे शिक्षा से संबंधित कर रहे हैं तो शिक्षा से संबंधित ही अध्ययन करेंगे। इसकी उपविधियाँ हैं सामुदायिक सर्वेक्षण। यदि अपने क्लास में सामूहिक रूप से बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो वो हो गई सामुदायिक सर्वेक्षण। चेकलिस्ट, इसमें बच्चों के व्यवहार से संबंधित अपने क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, एक सूची बना लेंगे, उसको चेकलिस्ट बोलते हैं। ये नियंत्रित निरीक्षण विधि की उपविधियाँ हैं, सामुदायिक सर्वेक्षण विधि, चेकलिस्ट विधि, परिस्थिति विश्लेषण विधि
किस परिस्थिति में बच्चे के साथ में क्या घटित हो रहा है, माता पिता के साथ में यदि बच्चा है तो कैसा व्यवहार कर रहा है, शिक्षक के साथ में है तो कैसा कर रहा है, समुदाय के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, मतलब अलग अलग परिस्थिति में कैसा कैसा व्यवहार कर रहा है, इसका अध्ययन परिस्थिति की विश्लेषण विधि में आता है। समय निर्देशन, एक निश्चित समय में, जैसे बच्चे ने 1 महीने में कितने प्रोग्रेस की, 1 साल में कितनी प्रोग्रेस की, ये समय निर्देशन विधि है। ठीक है, ये 4 उपभाग हैं नियंत्रित निरीक्षण विधि के: सामुदायिक सर्वेक्षण, चेकलिस्ट, परिस्थिति विश्लेषण और समय निर्देशन। ठीक है, अब अपने 4 नंबर विधि के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्नावली विधि, इसमें क्या होगा, बच्चे को अपने प्रश्न देंगे, प्रश्न करेंगे बच्चे को, बच्चा अपने को उत्तर देगा, उसके आधार से अपने उस बच्चे का अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे से अपने प्रश्न करेंगे, वो जवाब देगा, तो बच्चा कुछ भी जवाब दे सकता है कि उस आधार पे उसका निरीक्षण हो जाएगा। इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, उसके बारे में क्या क्या कमियां होती हैं इस विधि की। एक तो बच्चे की कठिन भाषा, प्रश्न की कठिन भाषा, अपने किस भाषा में प्रश्न कर रहे हैं, बच्चा समझे या नहीं समझे, एक तो ये प्रॉब्लम आती है। 2 नंबर है, काम संबंधी प्रश्नों के उत्तर मिल पाते हैं, बच्चा जो कुछ भी अपने आधार पे जो काम कर रहा है उसी को उत्तर देता है, अपने को जो चाहिए उत्तर वो दे न दे उसकी मर्जी है, ये एक प्रॉब्लम आती है। जानबूझकर बच्चे गलत उत्तर दे देते हैं, ये भी एक प्रश्नावली विधि की कमी है। माता पिता का पक्षपातपूर्ण उत्तर देते हैं, कई बच्चों को माता पिता ही गलत उत्तर दे देते हैं तो बच्चा भी गलती ही सीख जाता है, तो ये कमियां हैं। 5 नंबर पर है जीवंत वृत्तांत विधि। जीवन वृत्तांत विधि का मतलब होता है, जीवन वृत्तांत विधि, इसका मतलब होता है कि बच्चे के जन्म से लेकर के आज तक के उसके इतिहास की अपने पूरा जानकारी प्राप्त करके उससे संबंधित, उससे कि बच्चे ने जन्म से लेकर आज तक क्या विकास किया है उसकी पूरी जानकारी इस विधि के माध्यम से लेते हैं। और 4 नंबर है सांख्यिकी विधि। 6 नंबर सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, अपने बच्चे के आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं। सांख्यिकी विधि एक प्रकार से परीक्षा के माध्यम से क्लास वाइज अपने जो बच्चे की प्रोग्रेस जांच करते हैं वह सांख्यिकी विधि के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ हो गई, ये कौन कौन सी, मनोभौतिकी विधि हो गई, चिकित्सात्मक विधि हो गई, नियंत्रित निरीक्षण विधि हो गई, और प्रश्नावली विधि हो गई, जीवन वृत्तांत विधि हो गई, और सांख्यिकी विधि हो गई। अब क्वेश्चन आ गया आपका 4 नंबर। बाल अपराध में आप क्या समझते हैं, मतलब बच्चे बाल अपराधी बच्चों को, कौन से बच्चों को अपने बाल अपराधी कहेंगे, इससे अपने क्या समझते हैं, बाल अपराध के क्या कारण हो सकते हैं, बाल अपराध की रोकथाम आप किस प्रकार करेंगे। तो जो बच्चे 18 साल से कम के यदि कोई कानून विरोधी कार्य कर दें तो वो बाल अपराधी होते हैं, मगर समाज के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो उनको अपने बाल अपराधी कहेंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जन्म से सभी बच्चों में समान होते हैं, मगर वो परिस्थितियों के हिसाब से या वातावरण के हिसाब से अपराधी, कोई अपराधी बन जाता है, कोई बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है। बर्ट ने इसके बारे में कहा है, उस बालक को अपराधी कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उसके प्रति सरकारी कार्रवाई आवश्यक हो जाती है। बर्ट ने कहा है कि यदि कोई बच्चा समाज के विरुद्ध ऐसा काम कर दे जिसमें सरकार को कार्रवाई करनी पड़े, सरकारी कार्रवाई करनी पड़े, पुलिस को आना पड़े, तो वह बाल अपराधी होगा। ये बर्ट का मत है। न्यूमेर के अनुसार बाल अपराध का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो कि व्यक्तिगत सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। तो न्यूमेर कहता है कि
ऐसा काम कर दे बच्चा जिससे कि व्यक्तिगत या सामाजिक नुकसान हो, तो वह बाल अपराधी होगा। ये इन दोनों की परिभाषाएं हैं, ये अपने को याद रखनी चाहिए। अब बाल अपराध के कारण क्या हो सकते हैं? एक तो होता है वंशानुक्रम, एक शारीरिक कारण, एक सामाजिक कारण, एक आर्थिक कारण, एक मनोवैज्ञानिक कारण। वंशानुक्रम के कारण मतलब माता पिता यदि अपराधी हैं तो उस वजह से, या फिर अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है जिसकी मतलब अपराधी करते आ रहे हैं, तो उनके बच्चे अपराधी हो सकते हैं वो, क्योंकि बच्चे देखकर ही सीखते हैं। बच्चे के प्रथम शिक्षक माता पिता ही होते हैं। यदि माता पिता कोई अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो बच्चे में भी अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। दूसरा होता है शारीरिक कारण। यदि बच्चे में कुछ शारीरिक दोष रह जाए, विकलांग हो या एक हाथ टूटा हुआ हो, या उनका स्वास्थ्य से संबंधित कोई कमी हो, कमज़ोर हो, दूसरे बच्चों से अपने आप को मतलब छिन समझने लग जाए बच्चा, तो वो बच्चा उन बच्चों के साथ में न रह करके अलग थलग रहेगा और उसमें सामाजिकरण का विकास ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इस वजह से वह अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। पारिवारिक कारण होते हैं, परिवार की परिस्थिति, जैसे एकल परिवार है, माता पिता की अनबन रहती है दोनों की, तो बच्चे में क्या होगा, बच्चे को जो लाड प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और बच्चा बिगड़ जाएगा। अशिक्षित माता पिता के कारण भी बच्चे में शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाता है और बच्चा गलत आदतों का शिकार हो जाता है। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चा, जिस बच्चे को माता पिता का स्नेह नहीं मिलता है तो वह बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है और वह अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। परिवार के कुछ बाहरी कारण भी होते हैं। उचित मनोरंजन की कमी, मनोरंजन के साधनों की कमी के कारण भी बच्चा में अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। वह जुआ खेलना स्टार्ट हो जाएगा या मारपीट करने लग जाएगा या वो यौन अपराध करने स्टार्ट हो जाएगा। वह अपने शारीरिक इच्छा की पूर्ति के लिए अपने हिसाब से चलाएगा वो, इसलिए उसमें उचित मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों के लिए। संगी साथी, बुरी संगत भी बच्चे को अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त कर देती है। अच्छे बच्चों के साथ में रहेगा तो अच्छा बनेगा और बुरे बच्चों के साथ में रहेगा तो बुरा बन जाता है बच्चा। अब बाल अपराध की रोकथाम कैसे की जाए? बाल अपराध की रोकथाम के लिए 3 तरह से अपने इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। एक तो माता पिता द्वारा उपचार। एक तो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को सुधार सकते हैं, माता पिता को साथ में स्नेह भावपूर्वक व्यवहार करके। एक सरकार भी कोशिश करती है कि बच्चे को कैसे सुधारा जाए यदि कोई अपराधी बन जाता है तो। और एक चिकित्सकों द्वारा डॉक्टरी माध्यम से भी इनका उपचार करके इनका समाधान किया जाता है। माता पिता के द्वारा कैसे उपचार किया जाए इनका, तो व्यवहार, माता पिता का व्यवहार कड़ा न हो, बच्चे के प्रति माता पिता का व्यवहार कड़ा नहीं होना चाहिए। स्नेहपूर्ण प्यारपूर्वक बच्चे को रखना चाहिए जिससे बच्चा सामाजिक गुणों का विकास होगा। बालकों की रुचि के अनुकूल सहानुभूति प्रदान करें। बालक जिस चीज़ में रुचि ले रहा है उसके हिसाब से चलो, उससे संबंधित शिक्षा दो बच्चे को। निर्दयता के व्यवहार में कमी करना, दया भाव रखना चाहिए, बच्चे के प्रति स्नेह भाव रखना चाहिए, आपसी गलतफहमियों को दूर करना। यदि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है तो उस गलतफहमी को दूर कर देना चाहिए। माता पिता को पूर्ण उत्तरदायित्व निभाना। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि वह
अपने बच्चों को सही रास्ते पे और सही शिक्षा दें। अब सरकार क्या करती है, सरकार जो बच्चा अपराधी हो जाता है उसके बाद में सरकार के पास में पहुंचता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है, तो उसके लिए सुधार गृह या फिर किशोर न्यायालयों की स्थापना की जाती है। इसमें बाल अपराधी 18 साल से कम उम्र के होते हैं, तो एक तो किशोर न्यायालयों की स्थापना कर देती है गवर्नमेंट। एक प्रोबरेशन है, ये किशोर न्यायालय ही हैं, ये इंग्लैंड और अमेरिका में चले थे। उत्तर प्रदेश में भी 1948 में सबसे पहले 1448 में और 1498 में यूपी में खुल गया था। और तीसरा सरकार करती है सुधार गृह खोल देती है, सुधार विद्यालय बना देती है कि बाल अपराधी हैं उनको उचित शिक्षा देकर के स्वरोजगार से संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाता है सुधार गृहों में। इससे बच्चे क्या हैं कि अपराधी प्रवृत्ति से तो दूर हो जाता है और उनको स्वरोजगार प्राप्त करने के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। सुधार गृह किशोर सुधार गृह होते हैं और वयस्क सुधार गृह होते हैं। किशोर सुधार गृह में 18 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे और वयस्क सुधार गृह में 18 से ऊपर के होंगे। एक होता है ब्रोस्टल विद्यालय। ब्रोस्टल विद्यालय सबसे पहले इंग्लैंड में ब्रोस्टल नामक स्थान पर रेगलेस 22 ने खोला था 1902 में, जो एक जेल खाना ही था। उसमें क्या है कि बच्चों को जो उसके जेल के अंदर थे उनको शिक्षा के माध्यम से उनमें सुधार किया गया। ये ब्रोस्टल विद्यालय थे। अब मानसिक चिकित्सकों द्वारा क्या किया जाता है कि मनोचिकित्सक होते हैं ना, वो बच्चे की कमियों का पता लगाते हैं कि बच्चे में किस कारण से ये है अपराधी बना है, उसके माता पिता कैसे हैं, उसका विद्यालय जहाँ से ये शिक्षा ले रहा है वो कैसा है, उसका जहाँ से ये खेलते हैं वो कैसे हैं, इन सब का ध्यान करके और वो उनको अभिनय के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनमें सुधार करने का कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका बाल अपराध से संबंधित। बाल अपराध क्या है, बाल अपराध के कारण क्या हैं और रोकथाम के उपाय हो गया। ठीक है।